अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी और हमने ये कहा था कि अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने किसी भी सरफेस एरिया में से फ्लक्स की वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उस सरफेस एरिया को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पर रखा इस सरफेस एरिया को, तो इसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं वो हमारे पास इस पॉइंट पर इस सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला बनाया था जो हमारे पास होता है E.A। ई हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए हमारे पास होता है वेक्टर एरिया, नॉट स्केलर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आज हम इस फार्मूला की लिमिटेशन की बात करते हैं कि ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब जो वाला सरफेस एरिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो वो बिल्कुल फ्लैट हो। जैसा कि आपके पास ये एक सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया को अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाता हूँ तो इसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया जो है वो ऐसा ले रहे हों जो फ्लैट ना हो बल्कि कोई कर्व्ड सरफेस हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर्व्ड सरफेस बनाई है, तो इस कर्व्ड सरफेस के केस में हम ये वाला फार्मूला जो है इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ फ्लैट एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है। तो इस फार्मूला को इस पर अप्लाई करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, वो हम ये करते हैं कि हम इस कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। पैचेस इसलिए बनाते हैं ताकि ये कर्व्ड सरफेस है ये छोटे छोटे फ्लैट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास हर एलिमेंट जो आएगा वो इस तरह फ्लैट होगा और हर एलिमेंट पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और एंड में हम जो है वो इस कर्व्ड सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं E.A वाला फार्मूला अप्लाई करके। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है, यानी फ्लैट एलिमेंट नहीं है, कर्व शेप है और उस कर्व शेप के जो कि हमने स्फेरिकल ली है सेंटर पर एक चार्ज पड़ा है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अगर ये एक स्फेरिकल शेप है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल शेप में से पास करेंगी और जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस स्फेरिकल सरफेस में से पास करेंगी उतना हमारे पास इस सरफेस के थ्रू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा जो इस चार्ज की वजह से है। तो हमने सपोज किया कि एक स्फेरिकल शेप है जिसके सेंटर पर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ टोटल इस सरफेस एरिया में से पास होने वाला, तो मैं इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकता E.A को। अभी हमने पढ़ा था कि इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो ये तो फ्लैट है ही नहीं, ये तो कर्व है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कर्व शेप हो तो उसको हम फ्लैट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और फ्लैट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। जैसा कि मेरे पास ये स्फीयर था, मैंने इस स्फीयर के ये छोटे छोटे पैचेस बना लिए हैं। अब इसमें देखें, आपको ये वाला एक एलिमेंट एरिया नज़र आ रहा होगा, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये बनिस्बत थोड़ा सा फ्लैट है। अगर मैं इस स्फीयर को
और ज़्यादा तादाद के पैचेस में डिवाइड कर दूं, यानी इसके और ज़्यादा पैचेस बना दूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके नंबर ऑफ़ पैचेस बढ़ा दिए हैं, तो नंबर ऑफ़ पैचेस बढ़ाने से ये होगा कि आपके पास जो एरियाज़ अब आएंगे वो पहले वाले एरियाज़ की निस्बत और ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है लार्ज नंबर ऑफ़ पैचेस, जितने ज़्यादा आप यहाँ पर पैचेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं ये एक और लाइन लगा देता हूँ, इससे मैंने और पैचेस बढ़ा दिए, तो मेरे पास ये वाला जो पैच आया है, ये वाला पैच पहले वाले पैच इस ब्लैक की निस्बत ज़्यादा फ्लैट है। तो लार्ज नंबर ऑफ पैचेस होंगे, फ़ायदा क्या होगा, मोर फ्लैट विल बी द एलिमेंट, उतना ज़्यादा वो एलिमेंट जो है वो क्या होगा, फ्लैट होगा। और फिर हम इस स्फेरिकल शेप के हर एलिमेंट पर ई डॉट ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे और एंड पे हम हर फ्लैट एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इस सरफेस एरिया में से पास होने वाला, गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें ये हमारे पास उस स्फेरिकल शेप का पैच 1 है, तो इस पैच 1 के केस में मेरे पास इसके एरिया की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको मैंने डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट किया है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक फ्लैट एलिमेंट हो तो उसका वेक्टर एरिया अपवर्ड होता है, उससे बाहर की तरफ होता है, तो इसका वेक्टर एरिया जो है वो बाहर की तरफ होगा। इस वेक्टर एरिया को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर एरिया इज इक्वल टू डेल्टा A1। फर्स्ट पैच का वेक्टर एरिया है डेल्टा A1। और इस पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फील्ड की शिद्दत क्या है, उसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह के इस स्फेरिकल शेप पर अगर हम n पैचेस बना लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का एरिया, उसकी मैग्नीट्यूड डेल्टा A1 और उसका वेक्टर एरिया होगा ये वाला डेल्टा A1। वेक्टर एरिया को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है और मैग्नीट्यूड को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरे एलिमेंट का जो एरिया है उसकी मैग्नीट्यूड है डेल्टा A2 और वेक्टर एरिया उसका क्या है, डेल्टा A2 रेड वाला। इसी तरह लास्ट वाला पैच जो है उसके एरिया की मैग्नीट्यूड मैंने डेल्टा AN ली है और हमारे पास जो उसका वेक्टर एरिया है वो डेल्टा AN आ जाएगा। E1 हमारे पास फर्स्ट पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E2 सेकंड पैच पर इंटेंसिटी है और EN nth पैच पर इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्टूडेंट्स इस स्फेरिकल शेप पर इस तरह के कितने पैचेस होंगे, हमने सपोज कर लिया n पैचेस होंगे, तो मैं हर पैच पर ये वाला फार्मूला अब अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि हर पैच क्या है, एक फ्लैट एलिमेंट है। तो हर पैच पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा और एंड पे जो है मैं सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर दूंगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेट सरफेस एरिया जो कि कर्व है, जो कि स्फेरिकल है, वो इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट में से जितना फ्लक्स पास कर रहा है, सेकंड एलिमेंट में से जितना फ्लक्स पास कर रहा है, थर्ड एलिमेंट में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है और लास्ट में मैंने लिखा है nth पैच में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो सब में से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी जो इस टोटल एरिया में से पास कर रही हैं। तो बेटा φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट A। यहाँ पर पहले पैच की बात करनी है, पहले पैच के लिए फ्लक्स φ1, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और वेक्टर एरिया हमारे पास डेल्टा A1 आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। सेकंड पैच के लिए आ जाएगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड पैच पर और सेकंड पैच का वेक्टर एरिया आ जाएगा डेल्टा A2। इसी तरह थर्ड पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E3 और थर्ड पैच का वेक्टर एरिया डेल्टा A3। उसके बाद लास्ट पर nth पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने EN से रिप्रेजेंट किया है और nth पैच का जो वेक्टर एरिया है उसको हमने डेल्टा AN से रिप्रेजेंट किया है। ये मेरे पास φ1 है, ये मेरे पास φ2 है, ये मेरे पास φ3 है और ये मेरे पास है φn। तो पहले मैं इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा इस फिगर को अगर मैं देखूँ तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब कि एक स्फेरिकल शेप की सरफेस का हर पॉइंट जो है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास r है
और अगर मैं इधर को डिस्टेंस ले लूँ तो ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास r है। तो ये हम कहते हैं कि ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर, कहाँ पर वो पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट जो कि स्फीयर की सरफेस पर मौजूद है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल मैंने दो पॉइंट्स ले लिए स्फीयर की सरफेस पर, दोनों पॉइंट्स का सेंटर से यानी चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो क्यू चार्ज ये वाला है, आर क्या है, आर होता है डिस्टेंस उस पॉइंट का जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस चार्ज क्यू की वजह से। तो चार्ज क्यू है, अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को कंपेयर कर लूं तो बेटा दोनों पॉइंट्स का चार्ज से डिस्टेंस आर क्या है, सेम है। लिहाजा इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्री की वजह से पहले पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, दूसरे पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 और लास्ट पैच nth पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी En, ये सब क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि हर पैच के लिए R की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब R सेम हो जाएगा तो E हर पैच के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन सब फार्मूलाज में E1 की जगह हमारे पास E आ जाएगा और डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN ऐसे ही रहेंगे। हमने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया तो डॉट प्रोडक्ट को हम बेटा लिखते हैं फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में होता है कॉज ऑफ थीटा। अब जरा देखें, अगर मैं इस पैच की बात करूं, फर्स्ट पैच की, तो फर्स्ट पैच के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है चार्ज की, और इस पैच का जो वेक्टर एरिया है वो भी इधर को ही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो फर्स्ट फ्लक्स के केस में, φ1 के केस में थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, जो कि किस किस के दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। और वो देखें वो यहाँ पर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके बरक्स अगर मेरे पास इसी सरफेस पर कहीं एक और एरिया है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, तो इस एरिया के केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी और इसका वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि स्फेरिकल सरफेस के जितने भी पैचेस बनेंगे हर पैच पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको सॉल्व किया, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एंगल है 0 तो कॉज ऑफ 0 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो लिखा E1, E2, E3 और En इक्वल थे, लिहाजा इनकी जगह पे मैंने E रिप्लेस कर दिया। तो E डेल्टा A2 की मैग्नीट्यूड और साथ में आ गया कॉज ऑफ 0 डिग्री। इसी तरह हमने लास्ट पैच के लिए ये वाला फार्मूला लिख लिया। अब टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं इस एरिया में से, इस स्फेरिकल शेप में से, तो हम इन सब को ऐड कर देंगे। तो मैंने ये सब वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब φ1, φ2, φn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, अब E देखें सब में है तो सब में से E को हमने कॉमन ले लिया, cos 0 हमारे पास होता है 1, तो ये सारे 1 हो गए। बचा हमारे पास क्या, φ1 में बचा डेल्टा A1, φ2 में बचा डेल्टा A2, φn में बचा डेल्टा AN और E हमने सब में से कॉमन ले लिया था। E कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, डेल्टा AN। तो बेटा ये जो ब्रैकेट में हमारे पास लिखा है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये स्फेरिकल शेप का टोटल एरिया है, क्योंकि हमने इसी के तो पैचेस बनाए थे। तो फर्स्ट पैच का ये एरिया, सेकंड का ये एरिया, तो अगर सब पैचेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो स्फेरिकल शेप का टोटल एरिया आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है उसके एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। r हमारे पास इस स्फेयर का रेडियस है। तो E हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैंने ये लिखा था KQ/r²। K हमारे पास होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये होता है 1/4πε0 फ्री स्पेस के केस में। तो ये E की वैल्यू
और ये टोटल एरिया स्फीयर का, ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें जाके पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया टोटल फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल शेप इज इक्वल टू चार्ज वो वाला जो उस स्फीयर के अंदर पड़ा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में चार्ज और स्फेरिकल शेप के दरमियान जो हमारे पास फ्री एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है? फ्री स्पेस है। तो उसकी परमिटिविटी हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है कि क्लोज शेप के केस में, फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल उस स्फेरिकल शेप में से पास करेगा वो डिपेंड करेगा नंबर एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पर। देखें अगर ये चार्ज 2 कूलम का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 लाइनें प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं, चार्ज को ले आऊं 20 कूलम का, तो हो सकता है उसमें से 100 लाइनें निकल रही हों, 150 लाइनें निकल रही हों, यानी पहले से ज़्यादा लाइनें उसमें से निकलेंगी। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाने से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी और वही नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया में से पास करनी है, और नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के। ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा अगर इस चार्ज और स्फेरिकल शेप के दरमियान यहाँ पर कोई भी इंसुलेटर आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर बेंजीन आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जर्मेनियम आ जाए, तो बेटा ये जो वाले एलिमेंट्स हैं इनके केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स इस चार्ज में से आने वाली कुछ लाइंस को ब्लॉक कर देंगे और कुछ लाइंस जो बचेंगी वो इस एरिया में से पास कर जाएंगी। तो इस केस में इस स्फेरिकल शेप में से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस की तादाद कम हो जाएगी। तो मैंने लिखा कि फाई जो है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज उस स्फेरिकल शेप के अंदर है, और दूसरा मीडियम क्या है चार्ज और शेप के दरमियान। तो यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेटा अगर हमारे पास चार्ज यही हो और ये सरफेस जो है ये स्फेरिकल ना हो बल्कि ये एक स्क्वायर हो, तो स्टूडेंट्स इस चार्ज से कितनी लाइनें निकल रही हैं? इस चार्ज से टोटल 8 लाइनें निकल रही हैं और ये 8 लाइनें स्फेरिकल शेप में से पास कर रही हैं। अगर ये स्फेरिकल शेप ना हो, मैं एक स्क्वायर वाली शेप ले लूं, तो मुझे बताएं चार्ज में से लाइनें कितनी निकलनी हैं? 8 ही निकलनी हैं, क्योंकि चार्ज तो वही है। तो वो 8 लाइनें उस स्क्वायर में से भी पास करेंगी। तो इस स्फेयर में से भी 8 लाइनें पास कर रही थी और स्क्वायर में से भी कितनी पास करेंगी? 8 ही लाइनें पास करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के अराउंड जो शेप है उसकी ज्योमेट्री के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ताल्लुक है कि चार्ज अंदर कितना है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, चार्ज कम है तो कम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी। और अगर चार्ज और जो आपके पास शेप है उनके दरमियान में इंसुलेटर है तो कम लाइंस पास करेंगी, और अगर फ्री स्पेस है तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी। तो इस तरह से हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हमारे पास कोई चार्ज पड़ा हो तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करके उस शेप में से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस की तादाद का पता करते हैं।